आज मैग्नेटिक्स हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दो चीजों पे लगता है। मैग्नेटिक फोर्स दो चीजों पे लगता है। पहला मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, किस पर लगता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल मतलब वैसा चार्ज पार्टिकल जो मूव करे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करे तब लगता है। और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर भी लगता है। क्या फार्मूला होता है? तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फार्मूला होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं Q इंटू V क्रॉस B। Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का? Q और V क्रॉस B क्या लिखेंगे? VB sin थीटा। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा। और थीटा क्या होगा? थीटा होगा एंगल बिटवीन V मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा रहता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर भी फोर्स लगता है और उसका फार्मूला होता है ILB sin थीटा। क्या फार्मूला होता है? ILB sin थीटा। ILB sin थीटा। I क्या है? करंट। L क्या है? लेंथ। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन B एंड थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो मैग्नीट्यूड वाइज हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सीखते हैं जरा डायरेक्शन के बारे में। मान लीजिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में। क्रॉस में। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। इनटू द प्लेन, इधर की तरफ, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और इस रीजन में एक पार्टिकल को हम ऐसे वेलोसिटी देते हैं तो बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। अच्छा हम वेलोसिटी ऐसे दें या ऐसे दें, किसी एंगल पे दें, अभी कितना एंगल है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री है कि नहीं? इधर ही है। हाँ। मतलब इस रीजन में हम पार्टिकल को इधर फेंकें, इधर फेंकें, इधर फेंकें, इधर फेंकें, इधर फेंकें, कहीं भी फेंकें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उस वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री होगा ना? तो मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है और इसको v वेलोसिटी हम इधर दी है, ठीक? तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पहले कितना फोर्स लगेगा वो निकालो। ये फोर्स का फार्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज QVB sin थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो जब here if theta is equals to 90 डिग्री तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? sin 90 का वैल्यू 1 होता है, QVB कितना होगा? QVB। ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इतना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। किधर लगेगा? तो आप अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाइए। किधर की तरफ? वेलोसिटी की तरफ। इस तरह करके चारों फिंगर ऐसे होना चाहिए, थंब इस चारों फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको बोलेंगे चारों फिंगर मतलब चार फिंगर राइट हैंड का। इसको बोलेंगे पाम। क्या बोलेंगे? और इमेजिन करिए कि इस पाम में एक सेल्फी वाला कैमरा लगा हुआ है। तो अगर सेल्फी वाला कैमरा लगा हुआ है इस पाम में तो अभी ये पाम किधर देख रहा है? इधर देख रहा है ना? अगर ऐसे अभी रखें पाम तो किधर देख रहा है? पाम अभी पाम किधर देख रहा है? समझ रहे हैं हम? ऐसे अभी पाम किधर देख रहा है? ऊपर। ठीक,
तो आपको इस राइट हैंड के चारों फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाना है। किधर ले जाना है? वेलोसिटी की तरफ। कैसे भी ले जा सकते हैं वेलोसिटी की तरफ, लेकिन शर्त ये है कि पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहिए। किसको देखे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखिएगा, हम देखो चारों फिंगर राइट हैंड का वेलोसिटी की तरफ ले गए, क्या पाम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा है? नहीं। पाम किधर देख रहा है? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अंदर। तो नहीं देख रहा है, नहीं। तो ऐसे नहीं ले जा सकते। देखो राइट हैंड के चारों फिंगर को इधर ले गए, पाम किधर देख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? थंब किधर आया? ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उस पर फोर्स ऊपर थंब की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो थंब जिधर आता उसको उल्टा कर देगा। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। ऊपर। ये फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा? QVB। क्या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। एक बार फिर समझो। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल को हम नीचे फेंक दें, पॉजिटिव चार्ज Q को V वेलोसिटी से, तो फोर्स तो QVB ही लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थीटा 90 डिग्री है, तो फोर्स हो गया QVB। किधर लगेगा? तो राइट हैंड निकालिए आप सब लोग, और चारों फिंगर को V की तरफ ले जाइए, सच दैट कि पाम अंदर देखे। देखिए वेरी गुड, सब लोग सही कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, सब सही कर रहे हो, ठीक। तो चारों फिंगर को देखो ऐसे ले गए, पाम देखो अंदर देख रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किधर आया? इधर। तो इस पर फोर्स लगेगा कितना? QVB। QVB। समझ गए? यस सर। बिल्कुल सेम रूल डायरेक्शन निकालने का इसके लिए भी होगा। अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है क्रॉस में, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और इस रीजन में एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है जिसका लेंथ L है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो पहले तो ये बताओ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? तो देखिए करंट इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। है ना? यस। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो फोर्स कितना होगा? ILB। कितना होगा फोर्स? ILB। ठीक, तो इस पर फोर्स लिखिए। राइट हैंड के चारों फिंगर को फिर से ले जाना है, इस बार करंट की तरफ। पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहिए, पाम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को देखता है, पाम हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड। EMI में भी यही रूल था, मोशनल EMF में यही रूल होता है, जिधर वेलोसिटी हो उधर चारों फिंगर ले जाते हैं, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखे, थंब डायरेक्शन। तो हमेशा पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखता है। ले चलिए, करंट इधर है, चारों फिंगर को देखो ऐसे ले जा रहे हैं, क्या पाम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा है? ऐसे ले जा रहे हैं, क्या पाम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा है? Yes, sir. थंब किधर आया? इधर। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, और कितने के बराबर लगेगा? ILB। ठीक है, ये तो कोई स्ट्रेट वायर हुआ AB लेंथ का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पे, और ये कॉन्सेप्ट आगे EMI में भी यूज होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है ऐसे, ये A से B तक एक कैसा वायर है? सेमी सर्कुलर ऐसा वायर है, जिसका रेडियस है R। इसका रेडियस कितना है? R। और इस सेमी सर्कुलर वायर पे फोर्स बताना है। मान लीजिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? किसी भी शेप का वायर, किसी भी शेप का वायर, उस पर अगर आपको फोर्स लिखना है तो आप क्या करिए, उसके दोनों एंड को एक स्ट्रेट वायर से जोड़ दीजिए। उसके दोनों एंड को किससे जोड़ दीजिए? स्ट्रेट वायर। मतलब आप A से B तक सिर्फ और सिर्फ क्या बना दीजिए? एक स्ट्रेट वायर। और उसका लेंथ लिख दीजिए। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? 2R। 2R। और करंट कहां से कहां जा रहा था? A से B। तो A से B इसमें करंट फ्लो करवा दीजिए I, और इस वायर पर फोर्स लिख दीजिए। तो किधर किधर लिखेंगे फोर्स? राइट हैंड के चारों फिंगर को करंट की तरफ ले जाइए, पाम अंदर, थंब ऊपर, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा? I L के जगह 2R into B। जितना फोर्स इस पर लगेगा
इस सेमी सर्कुलर वायर पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। इस पर भी फोर्स कितना होगा, I इंटू लेंथ हो गया 2R इंटू, ठीक है। तो कोई भी शेप का अगर वायर हो उस पर आपको फोर्स लिखना हो तो आप उसके दोनों एंड को एक स्ट्रेट वायर बना लीजिए और उस पर फोर्स लिख दीजिए। ये होता है किसी करंट कैरिंग वायर पर फोर्स। और ये किस पर देखिए, एक चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है Q इंटू E के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, Q इंटू E के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में फर्क है। कभी कभी आपसे स्कूल में इसका फर्क पूछा जा सकता है या जेईई मेंस नीट के पेपर में हो सकता है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल जाए। चार्ज पार्टिकल अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो रुका हुआ हो, चलता रहे, किसी डायरेक्शन में चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है Q इंटू। और किधर लगता है फोर्स, तो फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज पर, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल रुका रहे, चलता रहे, किधर चल रहा है, उस सबसे फर्क नहीं है। चार्ज पार्टिकल होना चाहिए बस, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के बड़े नखरे। मैग्नेटिक फोर्स कहता है पहले तो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए तभी लगेंगे। पहला कंडीशन क्या है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर रुका होगा तो नहीं लगेंगे, इसलिए मूविंग चार्ज होना चाहिए। क्या चाहिए, मूविंग चार्ज। क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। पहले तो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, दूसरा चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज चाहिए, मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी हो। तीसरा, इतने से काम नहीं चलेगा, उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 नहीं, कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया साइन जीरो, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड इस रेंज में क्रॉस में है ना, इधर ही की तरफ अगर हम चार्ज पार्टिकल को फेंक दें तो फिर फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वेलोसिटी इधर। अगर ये ऑपोजिट भी हो गया तो साइन 180 हो जाएगा, तब फोर्स नहीं लगेगा। तीन कंडीशन है, पहले तो चार्ज पार्टिकल हो, चलता हुआ चार्ज हो, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल ना चले, कोई और डायरेक्शन में चले। तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू 0 इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। तो इन दोनों केस में फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो। ठीक, तो फर्क समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रुके हुए चार्ज पे लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। चार्ज पार्टिकल रुका हुआ उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दीजिए, चलने लगेगा, लगता है। मैग्नेटिक फोर्स रुके हुए चार्ज पार्टिकल को चला सकता है क्या, रुके हुए पे लगता ही नहीं तो चला ही नहीं सकेगा। समझ रहे हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है उसमें एक चार्ज पार्टिकल को रख दो, चुपचाप वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को रख दीजिए, वो चार्ज पार्टिकल चलने लगेगा। क्या बात क्लियर है? दूसरी बात कि मान लो चलता हुआ चार्ज पार्टिकल है तो उस पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर चार्ज पार्टिकल पे लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हो सकता है कि चार्ज चल रहा है फिर भी मैग्नेटिक फोर्स ना लगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ठीक, आखिरी पॉइंट, आखिरी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव हुआ तो। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के तो वेलोसिटी के भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिला है।
और क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए ये फोर्स किधर आया है, ऊपर, ये फोर्स ऊपर है और वेलोसिटी किधर है, इधर। कितना एंगल दोनों के बीच, 90 है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। 90 तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट्स हम लोग लिखते चलें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि F मैग्नेटिक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और जरा सोच के बताइएगा, अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, तो फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो पहला कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अरे भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 cos 90 0। तो अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना। ऐसा कई बार सवाल पूछा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन दे देता है, उसमें आई कैप में कुछ लिखा रहेगा, जे कैप में लिखा रहेगा, के कैप में लिखा रहेगा, किसी में x लिख देगा मतलब वेरिएबल, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी दिया रहेगा और पूछेगा बताइए x कितना। तो दोनों डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के के साथ, डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, x निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। मास तो इधर जाके 0 हो गया, सो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0। तो जैसा सवाल फोर्स के लिए पूछा जा सकता है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन के लिए पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता यस सर। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्मा जी ने, एचसी वर्मा सर ने एक सवाल पूछा है, पहले आप इसको लिखिए फिर वो सवाल करते हैं। तो ये सवाल आपके पैकेज में है और सवाल कुछ ऐसा लिखता है, एचसी वर्मा से उठाया गया सवाल। अगर आप अपने पैकेज में देखेंगे तो पैकेज के सीपीपी पे है क्वेश्चन नंबर 22 और ये एचसी वर्मा में भी है। सवाल ये है, एन एक्सपेरिमेंटर्स डायरी, एन एक्सपेरिमेंटर्स डायरी, एक एक्सपेरिमेंटर है और उसके डायरी में कुछ लिखा हुआ है। एन एक्सपेरिमेंटर्स डायरी रीड्स, क्या रीड करता है कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंके, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 7i कैप माइनस 3j कैप इंटू 10 का पावर माइनस 3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ये रीड होता है और उसका जो एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है xi कैप प्लस 7j कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है फाइंड x। क्वेश्चन में ऐसे डब्बा बना दिया है कि वो मिसिंग हो गया है टर्म, तो मिसिंग टर्म बताइए, मैंने उसे x लिख दिया है, तो ऐसा सवाल पूछा गया। तो जैसे ही आप ये सवाल देखेंगे तो आपको क्या ध्यान में आएगा, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी लिखे थे हम लोग। यस सर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 0 होगा। A डॉट B क्या होगा, 0 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 7i into xi, 7x नहीं, i डॉट i 1 होता है, 7xi डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, j वाला j के साथ, तो -3 into 7 -21 हो गया,
ब्रैकेट वाला कर दिए इनटू 10 का पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 ये 10 का पावर माइनस 9 तो जाके 0 हो गया। 7x माइनस 21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3। देखिए भले ऑन द फेस ऑफ इट देख के सवाल टफ लगता है, लेकिन ये सवाल बहुत इजी इजी होता है। है। एक सवाल देखिए और करते हैं हम लोग, ये सवाल भी एचसी वर्मा का ही है और आपके पैकेज में है। सवाल है कि एक रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इस रीजन में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड है 4 into 10 to the power minus 3 k कैप टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड है और इसके वजह से फोर्स लग रहा है एक चार्ज पार्टिकल पर 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power minus 19 न्यूटन। और उस पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है 1 into 10 to the power minus 9 कूलम, and the particle is moving in xy plane। पार्टिकल किस में चल रहा है, xy plane आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी। क्या पूछा है, वेलोसिटी बताइए। ठीक, तो देखिए आपसे कह रहा है कि पार्टिकल xy प्लेन में चल रहा है। इस बात का मतलब है कि अगर पार्टिकल xy प्लेन में चल रहा है, इसका मतलब जो भी इसका वेलोसिटी होगा उसका एक i कैप में कंपोनेंट होगा और दूसरा j कैप में होगा, a i कैप प्लस b j। कैप। और आप देखिए यहां से हम लोग फोर्स का फार्मूला लिखते हैं। अभी पढ़े मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, q into v क्रॉस b। देखेंगे ना, यस सर। अब लिखिए मैग्नेटिक फोर्स कितना है, देखिए ये लिखा हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप टेन टू पावर माइनस 19 इंटू 10 to the power 9 minus 19 इज इक्वल्स टू q कितना है 10 to the power minus 9, 1 लिखने का जरूरत तो है नहीं। फिर ब्रैकेट वेलोसिटी कितना है a i कैप प्लस b j कैप, ये हम लोग को निकालना है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 into 10 to the power minus 3 k कैप। ठीक है। सबसे पहले देखिए ये 10 to the power minus 9 है और यहाँ 10 to the power minus 3 है, ये तो सीधा सीधा बाहर आ गया, तो दोनों मिलके हो गया 10 to the power minus 12 और इससे ये कट गया तो हो गया 10 to the power minus 7। ठीक, तो अगले स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power minus 7 इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ ai कैप प्लस bj, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस 4k। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i नहीं करते क्योंकि i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0, i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 होता है सेम वेक्टर्स का, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अभी लिखे था ना a क्रॉस b क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भुला गए आप लोग, a क्रॉस b होता है ab sin थीटा इनटू डायरेक्शन n। तो यहाँ थीटा है ना, sin थीटा है, और थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन a एंड b। तो अगर ये एंगल 0 हो जाए फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा 0 sin 0 0 हो जाएगा, a क्रॉस b क्या होगा 0। इसीलिए i क्रॉस i दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है और k क्रॉस k 0 होता है। बाकी हम लोग i क्रॉस j लिखते हैं और वो कितना होता है उसके लिए रूल ऐसे होता है, आप एक सर्कल मान लीजिए ये होगा i इस तरह से i j k बना लीजिए। तो अगर आपसे i क्रॉस j पूछे मतलब आप i से चलिए j तक तो क्या मिलेगा k, लिख दीजिए k कैप और इसी एरो के डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव लिखिए। अगर आपसे पूछे i क्रॉस k तो आप i से k तक चलिए, ऐसे क्या मिला j, लेकिन एरो के उल्टा चले ना, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करिए, इधर लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power minus 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हुआ है a और यहाँ लिखा हुआ है 4,
तो a इंटू 4 हो गया 4a, और यहाँ क्या लिखा हुआ है i क्रॉस k, i क्रॉस k। तो i से k तक चले क्या मिलेगा j, और एरो के अपोजिट चले तो क्या लिखेंगे माइनस जे। तो माइनस यहाँ लिख दिए j यहाँ लिख दिए, तो ठीक है। अब आगे चलो, इसका तो एक ही था यहाँ एक ही टर्म है, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा b इंटू 4 क्या हो गया 4b, और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस का साइन है भी हम लोग मान के चल रहे हैं। j क्रॉस k क्या लिखा हुआ है जे क्रॉस के। तो j यहाँ है k यहाँ है, क्या मिलेगा और एरो के डायरेक्शन में चले तो कौन सा i प्लस, देख रही है। अब ये दोनों वेक्टर बराबर है, ये दोनों वेक्टर क्या है बराबर है। कोई भी दो वेक्टर बराबर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब जो इसका i का कोएफिशिएंट है इसका भी i का कोएफिशिएंट वही होना चाहिए, जो इसका j का कोएफिशिएंट है इसका भी j का कोएफिशिएंट। तो यहां पे लिखते हैं इसके i का कोएफिशिएंट कितना है 4b इज इक्वल्स टू इसके i का कोएफिशिएंट कितना है 4 into 10 to the power minus 7। 4 into 10 to the power minus, तो b is equals to हो जाएगा 4 से 4 घटा 10 to the power minus 7। आगे चलिए, j का कोएफिशिएंट इसका कितना है -4, ये b का कर लिए, यहाँ कर देते -4a is equals to ये कितना लिखा हुआ है 3 into 10 to the power minus 7। a is equals to माइनस में चला जाएगा तो माइनस 3/4 होगा 0.75 into 10 to the power। therefore velocity का क्या आंसर हो जाएगा, इधर लिख देते हैं आंसर। therefore velocity is equals to क्या हो जाएगा, क्या लिखे थे velocity a i cap plus a का वैल्यू कितना आ गया -0.75 i cap plus b j cap, b का वैल्यू 1 आया 1 into 10 to the power minus 7, तो 1 तो ऐसे ही लिख सकते हैं सिर्फ j कैप, और 10 to the power -7 इतना मीटर पर सेकंड। आया समझ में? बिल्कुल ऐसा ही सवाल ना 2021 के नीट में भी आया है, तुम लोग वो सवाल भी करेंगे, लिखिए इसको। तो ये दिख नहीं रहा था तो वापस से इधर दिखा दे रहे हैं। तो अगला सवाल नीट 2021 का ये था कि फोर्स लिखा हुआ था Q इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स क्या लिखा हुआ है Q इंटू वी क्रॉस बी। आगे लिखा था कि इस फोर्स को लिखा जा सकता है Q इंटू वी क्रॉस बी के जगह ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बी आई कैप प्लस बी जे कैप, ये दोनों सेम लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों सेम टर्म है, प्लस बी नॉट के कैप, ये अलग है। आगे लिखा था कि Q का वैल्यू 1 है और वेलोसिटी का ये इक्वेशन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और फोर्स का ये इक्वेशन है। देन व्हाट इज कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B, चार ऑप्शन थे, बताना था कि कौन सा B का सही एक्सप्रेशन, ठीक, मतलब B का एक्सप्रेशन मतलब B आपको निकालना है और B नॉट निकालना है, ये दोनों निकल B निकल जाएगा तो दोनों जगह वही चीज होगा और B नॉट यहाँ लिखेंगे, और फॉर्मूला भी दे दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं बना सकते, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो सही मायने में ये क्वेश्चन मैग्नेटिक्स का कम और वेक्टर का ज्यादा होगा, क्लास 11 का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है क्योंकि फॉर्मूला तो पता ही ये लिखा ही हुआ, तो ये वेक्टर का भी सवाल बन सकता है। आप कह सकते हैं इसलिए वेक्टर से पूछा गया है या कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स से पूछा गया, दोनों टॉपिक का सवाल। तो लिखते हैं, चलिए फोर्स कितना लिखा हुआ है Q के जगह 1 लिख देते हैं तो 1 हो गया, बचा क्या V, तो V के जगह क्या लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, क्रॉस B के जगह क्या लिखा हुआ है bi कैप प्लस bj कैप प्लस b नॉट, k कैप। ठीक, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को ना, और फोर्स तो दिया हुआ है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल्स टू, इधर क्रॉस प्रोडक्ट करिए
क्रॉस प्रोडक्ट अभी आपको सिखाया, आप ऐसे सर्कल बना लीजिए, ये हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया K। I वाला को I के साथ नहीं करते हैं, I क्रॉस I 0 होता है, I वाला को J के साथ करेंगे, तो 2 into B हो गया 2B, I क्रॉस J, I से J की तरफ जाइए, क्या मिलेगा? K, पॉजिटिव क्योंकि सर्कल एरो के डायरेक्शन में। I वाला को K के साथ करेंगे, तो 2 into B नॉट कितना हो जाएगा? 2B minus J। 2B नॉट हो गया, और I क्रॉस K, I क्रॉस K क्या होगा? Minus J। माइनस। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, हम साइन नहीं लिखते हैं बीच में, अगर प्लस साइन है तो हम नहीं लिखते हैं ताकि वहां जगह छूटा रहे, प्लस तो पता ही है, अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। I वाला का हो गया, अब J वाला को I के साथ करेंगे और K के साथ करेंगे, तो पहले J वाला को I के साथ करेंगे, 4 in क्रॉस B, 4B, J क्रॉस I, J क्रॉस I क्या हो जाएगा? माइनस K का। होगा तो जी, Yes sir। J वाला को K के साथ, तो 4 क्रॉस B नॉट, 4B नॉट और J क्रॉस K, I का। J से K की तरफ चलिए, क्या मिलेगा? I का। और प्लस में आया तो प्लस ही मिलेगा। आगे चलिए, K वाला को, K को I और J के साथ करेंगे, 6 into B, 6B। K क्रॉस I, J। K क्रॉस I क्या होगा? J का। क्योंकि एरो के डायरेक्शन में चले। फिर K क्रॉस J, तो 6 into B 6B हो गया, 6B। K क्रॉस J, K क्रॉस J क्या लिखेंगे? Minus K वाला को K के साथ तो करेंगे। चलिए यहाँ लिखिए एक लाइन और, 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप इज इक्वल्स टू, I वाला इसमें कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, तो 4B नॉट माइनस 6B I कैप। J वाला कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, तो 6B माइनस 2B नॉट J कैप। और K वाला कहाँ कहाँ है? यहाँ है, 2B माइनस 4B, तो माइनस 2B K कैप। और क्या बोलेंगे, ये दोनों वेक्टर अगर बराबर है तो I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट और K का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट बड़ा अच्छा सा है, 2B माइनस 2B कितना है? और यहाँ K का कोएफिशिएंट, तो ऑन कंपेयरिंग 12 इज इक्वल्स टू क्या मिला? माइनस 2B, तो B इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस। देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बस इतना रुक के चेक कर लेंगे, अच्छा B निकल गया, मतलब माइनस 6I माइनस 6J होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ है माइनस 6I माइनस 6J? C ऑप्शन में है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हो सकता है कहीं आधा सॉल्व करने पे हम लोग आंसर तक पहुंच जाए, है ना। तो B का वैल्यू हो गया माइनस 6। आगे चलिए, I का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 4, और यहाँ I का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे I का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 4 है और यहाँ कितना है? 4B नॉट माइनस 6B। ठीक, तो I का कोएफिशिएंट यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही होगा कि दोनों वेक्टर बराबर है, तो लिख दिए 4 इज इक्वल्स टू 4B नॉट माइनस 6 इंटू B, और B का वैल्यू कितना है? माइनस 6, जो गया 4 इज इक्वल्स टू 4B नॉट प्लस माइनस प्लस हो जाता है 36, 36 को इधर भेज देंगे तो 4 माइनस 36 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 4B नॉट, देयरफॉर B नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो देखिए B नॉट का वैल्यू माइनस 8 होगा, ये इसी में है ना। क्या बात समझ में आया? लिखिए इसको, तो हम लोग पहला पॉइंट लिख लिए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट क्या लिखे कि एक्सलेशन और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट, भाई फोर्स भी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स डॉट v भी 0 होगा, इसका मतलब देखिए हम बोले क्या, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लेकिन लिखे क्या, F डॉट v इज इक्वल्स टू 0। ये ट्यूनिंग बिठाना है, आप जो अंग्रेजी बोलते हैं और उसको जो मैथमेटिक्स में लिखते हैं, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये अंग्रेजी का स्टेटमेंट है,
फिजिक्स के मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको क्या लिखेंगे, F डॉट V इज इक्वल्स टू, ट्रांसलेशन बचपन में सीखते थे ना, ये ट्रांसलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब इन बातों का मीनिंग समझिए। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, F डॉट V को ही हम लोग पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर क्या होता है? F डॉट V। पावर P से लिखते हैं F डॉट V। फोर्स डॉट वेलोसिटी को पावर कहते हैं। और अगर फोर्स डॉट वेलोसिटी जीरो मतलब पावर जीरो, मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपको कोई भी पावर नहीं देगा। मैग्नेटिक फोर्स आपको कोई भी पावर नहीं देगा। नो पावर इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स। नो पावर इज गिवन बाय ठीक है। और पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम को पावर कहते हैं। तो अगर पावर जीरो है मतलब वर्क बाय टाइम जीरो है। इसका मतलब वर्क कितना है? जीरो। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क भी नहीं होता। नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क भी नहीं होता। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मान लीजिए कि इस सिस्टम पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अभी हम क्या बोले कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्या है? जीरो। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स cannot change kinetic energy of particle। और इसका क्या मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब? फाइनल इनिशियल बराबर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? हाफ m into v स्क्वायर। और वो v क्या होता है? स्पीड। तो हाफ m into स्पीड का स्क्वायर कांस्टेंट रहना है। हाफ तो कांस्टेंट है ही और मास भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट रह जाके कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब मैग्नेटिक फोर्स स्पीड भी चेंज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब पार्टिकल जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलेगा। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड। तो सवाल ये है कि सर जब मैग्नेटिक फोर्स ना ही स्पीड चेंज कर सकता है, ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, ना ही वर्क कर रहा है, ना पावर कर रहा है, तो कर क्या रहा है? सवाल ये कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? तो हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, और थर्ड है मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इमेजिन करें कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है क्रॉस में, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को हम फेंक दें, v वेलोसिटी से फेंक दें, तो इस केस में बताइए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। वेलोसिटी इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये पहला केस है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का। केस 1 क्या है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर।
मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। ध्यान रखिए कौन कौन परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स का क्या फार्मूला होता है? QVB sin थीटा। वहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वो 90 है, sin 90 1 होता है। तो फोर्स कितना लगेगा? किधर फोर्स लगेगा इस पर? तो राइट हैंड के चारों फिंगर को वेलोसिटी की तरफ ले जाइए, पाम अंदर, थंब ऊपर। इस पर फोर्स ऊपर लगेगा। इस पर फोर्स कितना लगेगा? कितना? अब ये फोर्स कह रहा है कि पार्टिकल तुम ऊपर चलो, और पार्टिकल कह रहा है कि नहीं हम तो चलेंगे उधर जिधर मेरा वेलोसिटी है। वेलोसिटी उधर है, फोर्स कह रही ऊपर चलो, और स्पीड को बदल सकता नहीं है। तो क्या करेगा? जब फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं तब पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए जब पार्टिकल को फेंकेंगे तो इसी में ऐसे घूमते रहेगा। यहां पर इसका स्पीड ऊपर की तरफ होगा, स्पीड v ही होगा, लेकिन वेलोसिटी बदल गया। वेलोसिटी बदल गया। इसका वेलोसिटी पहले vi क्या था, अब v j कैप। यहां पहुंचे इसका वेलोसिटी इधर हो गया, यहां पहुंचे इसका वेलोसिटी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो हम लोग कहेंगे द पार्टिकल a point, the particle will execute uniform circular motion। क्या सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा? सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में इसको यूसीएम कहते हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो जरा सर्कुलर मोशन रिकॉल करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ गए? हमने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो एक फोर्स होना चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल एंड इट इज द मस्ट नेसेसरी फोर्स, उसके बिना नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन। और ये कोई नया फोर्स नहीं है। हम लोग जितना फोर्स जानते हैं, mg, नॉर्मल टेंशन, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन्हीं में से वह फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, वह फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, जिसका वैल्यू mv²/r के बराबर होता है। m उस पार्टिकल का मास है, v उसका स्पीड है। वेलोसिटी का भी स्क्वायर थोड़ी कर सकते, स्पीड है। m उसका मास है, v उसका स्पीड है, डिवाइडेड बाय r उस सर्कल का रेडियस है। मतलब ये जिस सर्कुलर पाथ पे चलेगा उसका रेडियस r होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि here magnetic force will act as centripetal force। Here magnetic force will act as सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितना फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स का? QVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कितना? दोनों सेम ही है। तो जरा रेडियस का फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं क्या? देखो एक v से एक v निपट जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, r को इधर भेज दीजिए, तो क्या फार्मूला मिलेगा रेडियस का? mv/qb। mv को तो मोमेंटम भी कहते हैं, तो p/qb भी लिख सकते हैं, और मोमेंटम को √2mk भी बोलते हैं, इतना बाय qb भी लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले पे सवाल पूछा जा सकता है आपसे, इस फॉर्मूले पर भी सवाल जैसे आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन हम फेंके और इलेक्ट्रॉन फेंके, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या क्या खास बात? दोनों का चार्ज सेम होता है, दोनों पे +1, एक पे +1 एक -1, डायरेक्शन अलग अलग है। तो प्रोटॉन फेंकोगे तो ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे तो नीचे में ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये फर्क है। दोनों पे चार्ज सेम है, एक पे प्लस एक में माइनस, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 2000 गुना लगभग कम होता है, 1800 गुना। तो अगर हम कहें कि हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए सेम स्पीड से, किससे फेंके? सेम स्पीड से, तो बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा? तो स्पीड की बात कर रहा है इसलिए पहला वाला फॉर्मूला देखेंगे। रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर, स्पीड पर। स्पीड तो सेम है, सेम स्पीड से फेंके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, चार्ज भी सेम है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंके तो बी भी सेम है, ये सब तो सेम रहा।
रेडियस पे रेडियस किसके प्रोपोर्शनल? मास के। जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस भी ज्यादा। किसका मास ज्यादा? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन बड़ा सर्कल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन छोटा। इस सवाल को चेंज करके पूछना है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इसमें फेंके, लेकिन इस बार सेम मोमेंटम से फेंके, सेम मोमेंटम से। अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब बगल वाला देखेंगे। हाँ। मोमेंटम सेम है दोनों का, चार्ज भी सेम है। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। सब सेम, तो रेडियस भी सेम होगा। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम मोमेंटम से फेंकते हैं, तो जितना बड़ा प्रोटॉन रेडियस बनाएगा उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन का रेडियस। अब हम पूछें दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंके, तो ये वाला फॉर्मूला देखेंगे। चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, टू सेम है, लेकिन मास फिर भी डिपेंड कर रहा है। जिसका मास ज्यादा न्यूमरेटर में ही है, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस भी ज्यादा। क्या बात समझ में आया? यस सर। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अच्छा, अगर हम पूछें कि इसका टाइम पीरियड कितना है, एक बार कितना देर में घूम गया, इसका टाइम पीरियड कितना, हाउ मच इज टाइम पीरियड t, तो टाइम पीरियड लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना डिस्टेंस चला 2 पाई r, और स्पीड कितना v, बोलो। यस सर। और ये 2 पाई r बाय v लिख के यहां से लिख सकते हैं, v को उधर भेजो तो r बाय v कितना होगा m क्यूब। m बाय q। ये फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला है टाइम पीरियड का। ये जो फार्मूला आया 2 पाई m बाय qb, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला है। ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है? देखिए इसमें कहीं v का पैरामीटर है, v कहीं है, मतलब टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन सोच के लगता है ऐसा कैसे सर? तेजी से फेंकेंगे तो जल्दी से घूम के आना चाहिए था, धीरे फेंकेंगे तो थोड़ा टाइम लगना चाहिए था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तेजी से फेंकेंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो रेडियस भी बढ़ेगा। मतलब जब आप तेजी से फेंक रहे हैं तो उसको बड़ा वाला सर्कल क्रॉस करके आना पड़ रहा है, तो पाथ भी बड़ा हो गया है और स्पीड भी बड़ा हो गया। इसलिए समय क्या लग रहा है? सेम। कम वेलोसिटी से फेंके हैं तो रेडियस भी कम बन रहा है। तो सर्कल भी छोटा है, इसलिए समय कांस्टेंट। कांस्टेंट। टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी हो गया qb बाय, हम तो कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन is are independent of speed। एक पॉइंट और, ये चलते चलते कुछ देर बाद यहां आ जाएगा और इसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया होगा। मान लीजिए t is equals to 0 पे यहां था और किसी टाइम t पे यहां आ गया, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो थीटा होगा ये ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। कितना होगा? ओमेगा इनटू टी। और ये ओमेगा क्या है? इसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कितने के बराबर? 2 पाई f के बराबर। कितने के बराबर? 2 पाई f। तो इस 2 पाई को इधर भेज दो तो 2 पाई f का फार्मूला क्या हो जाएगा? qb बाय m। तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? qb बाय। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर यहां से फेंकिए बताओ 30 डिग्री एंगल चलने में कितना समय लगेगा, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 हो गया, ओमेगा का वैल्यू qb बाय m हो गया, t निकाल देंगे इधर भेज के। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये पहला केस किया हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का। एक केस और है, इसमें सर्कुलर मोशन हुई, एग्जीक्यूट हुआ। कैसा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक केस इसमें और है और कुछ बात और कुछ सवाल के साथ हम लोग अगली कक्षा में लेंगे। ठीक है, एक क्लास पे और होगा फिर ये खत्म हो जाएगा। So that's all, thank you, have a nice day।